Recovering artifacts is just the beginning of archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of materials, such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. मतलब ये कि आपको पता चला कि भाई एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर एंशियंट किस्म का सामान देखने को मिल रहा है। आप वहां पहुंच गए, अब आपने वहां पे थोड़ा बहुत सर्वे किया और आपको कंफर्म हो गया कि यार ये जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे कोई शहर या कोई सेटलमेंट किसी जमाने का था। अब आपने वहां पे खुदाई करवाना शुरू करी, खुदाई हुई तो फिर वहां से सामान मिलना शुरू हुआ, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब वो सामान कई सारे तरीके का हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अच्छे से वो जगह प्रिजर्व थी, कितना ज्यादा अनडिस्टर्ब जो है वो इलाका रहा था, उसके बेसिस पे वो सामान उतनी अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। अब ये सामान अगर आपको एक बार मिल गया तो इसी के साथ में ये नहीं कि अपनी कहानी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजी की जो पूरी प्रोसेस है इसके बाद ही शुरू होती है। आर्कियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं पे जाकर खुदाई करी और सामान आपने हासिल कर लिया। आर्कियोलॉजी का मतलब ये भी है कि वो जो सामान अब आपको मिल गया है उसको स्टडी कर कर उसके फिर आपको उसको उस पर्टिकुलर जो भी सामान आपको मिला है उसको स्टडी कर कर वो जगह जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उसके बारे में फिर आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ते हैं, कुछ अजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशंस बनाना पड़ते हैं। तो सामान मिल जाना आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइज या फिर आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस की सिर्फ शुरुआत भर है। एक बार जब आपने पूरी जगह की खुदाई करवा ली, पूरा जो प्रोसेस पूरी हो गई, सामान जितना आपको मिलना था मिल गया, उसके बाद में इस सामान का करवाया जाता है क्लासिफिकेशन। पहला जो काम है, पहला आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, इस साइट पे आपने एक्सावेशन कराया, एक्सावेशन करा के आपको कुछ मटेरियल एविडेंसेस मिल गए। जब एक बार पूरी साइट की खुदाई पूरी हो गई है, फिर इस मटेरियल एविडेंस का कराया जाता है क्लासिफिकेशन। ये पूरे मटेरियल एविडेंस का क्लासिफिकेशन करवाया जाता है, कैटेगराइजेशन करवाया जाता है। अब सबसे सिंपल तरीका जिसकी मदद से क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन होता है वो ये है कि आप मटेरियल के बेसिस पर जो भी सामान मिला हुआ है, जिस मटेरियल से वो सामान बना है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दो। पत्थर से बना हुए सारे सामान एक साथ इकट्ठे करके रख दो। क्ले से, क्ले यानी कि बर्न क्ले या फिर अगर सिंपल मिट्टी का भी अगर है आपका, टेराकोटा या नॉर्मल क्ले जैसा भी सामान है उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर दो। अगर मेटल का बना हुआ सामान है तो उसको एक तरफ रख दो। अगर हड्डियों से बना हुआ सामान है, क्योंकि बोन्स के बने हुए सामान भी काफी मिले हैं, तो उसको एक तरफ रख दो। आइवरी या फिर हाथी दांत पे अगर कुछ सामान बना हुआ मिला है, उसको आप अलग कर दो। तो सबसे सिंपल तरीका जो क्लासिफिकेशन का होता है वो ये है कि जिस मटेरियल का सामान बना हुआ है उसके हिसाब से आप जो है क्लासिफाई कर दो। पत्थर के बने हुए या स्टोन के ऊपर तराशे गए जितने भी आपको मूर्तियां और बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको एक साथ इकट्ठा रख दो। क्ले या फिर टेराकोटा से बना हुआ जो सामान है उसको एक साथ अलग से आप क्लासिफाई करके इकट्ठा करके रख दो। बाकी जो सामान है उसको भी आप इस तरीके से क्लासिफाई करके अलग करके इकट्ठा करके रख दो। इस तरीके से जो है आप क्लासिफिकेशन करके वेरियस तरीके का जो सामान है उसको आप जमा सकते हो मटेरियल बेसिस पर। मटेरियल किस मटेरियल से वो बनाया गया है उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। द सेकंड and more complicated is in terms of functions. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament or both or something mean for ritual use. तो एक बार आपको सामान मिल गया और मटेरियल के बेसिस पर आपने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, इसके बाद में सेकंड प्रोसेस जो की जाती है या जो सेकंड काम जो कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल होता है और यहीं से आर्कियोलॉजिकल चैलेंजेस की शुरुआत होती है, वो ये है कि जो भी सामान आपको मिला है उसका क्या प्रयोजन रहा होगा, क्या फंक्शन रहा होगा, वो अब आपको डिसाइड करना है। और ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कैसे मुश्किल हो जाती है, आगे उसको हम लोग समझेंगे। तो आपको सामान मिल गया, सामान आपने मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया। अब आर्कियोलॉजी का चैलेंज यहीं से शुरू होता है कि उसके फंक्शन, उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, उसका जो भी चीज में इस्तेमाल हुआ जा रहा होगा या फिर जो भी उसका प्रयोजन होगा वो डिसाइड करना मुश्किल है कि यार ये जो सामान है ये किस चीज में इस्तेमाल हुआ होगा। क्योंकि एक बात तय है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, कोई चीज खरीदी है, तो किसी ना किसी काम से खरीदी होगी या किसी न किसी प्रयोजन से खरीदी होगी। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी काम के आज से 5,000 साल पहले भी आदमी इतना पागल तो नहीं था कि पत्थर पे भाई आपका जो है छैनी चलाया जा रहा है और वो मूर्तियां बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रयोजन के साथ में बनाई होंगी। इसी तरीके से अगर किसी आपका टेराकोटा से अगर उसने खिलौने बनाए थे तो किसी ना किसी प्रयोजन से बनाए होंगे, अपने बच्चों के खेलने के लिए, शो पीस बना के घर में रखने के लिए। कोई तो लॉजिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप बिना मतलब में उठे हो, आपके पास काम नहीं है करने के लिए, तो आपने कुछ सामान बना दिया और फिर वो सामान जो है आपने कहीं पे गाड़ दिया ये सोच के कि 5,000 साल बाद किसी को मिलेगा और फिर ये लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये इसका क्या इस्तेमाल होता था। ये तो होगा नहीं। जो भी सामान मिला है उस जमाने में जिस भी व्यक्ति ने जिस भी कारण से इसको बनाया हो, कुछ ना कुछ प्रयोजन के साथ में कुछ ना कुछ फंक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया होगा। अब ये फंक्शन 5,000 साल बाद बैठ के डिसाइड करना कि इसका ये प्रयोग ये इस्तेमाल हुआ करता रहा होगा, ये प्रयोग इसका होता रहा होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब क्यों, जैसे कि लेट से आपको कोई सामान मिल गया,
अब इस तरीके से मान लेते हैं कि एक आपको एक छोटा-सा नुकीला इस तरीके से एक पत्थर मिल गया जो बड़ा शार्प है, चिकना है और उसके 4 एजेस हैं। अब समझ और इसके बीच में एक छेद भी है यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये टूल था छोटे-छोटे ये 4 एजेस जो है इसके शार्प इसकी मदद से कुछ काटने-छाटने में काम आया करता था या इसके अंदर जो बीच में छेद है इसमें से कोई तार या धागा डाल के उसको ऑर्नामेंट के तौर पे पहना जाता था। वो जो भी सामान आपको मिला है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता था या फिर वो पहनने-ओढ़ने के लिए ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था या टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, ऑर्नामेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता था या किसी रिचुअल में इस्तेमाल किया जाता था। रोज़-रोज़ पहनने वाली चीज़ थी या रोज़-रोज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ थी या कभी एक पर्टिकुलर ओकेशन पे निकलने वाली चीज़ थी। इस तरीके के क्वेश्चंस खड़े हो जाएँगे। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्ज़ाम्पल ऐसे ऐसे समझिए, आपके घर में चाय तो लगभग-लगभग हिंदुस्तान में सभी लोग पीते हैं। तो चाय पीने के लिए आपके घर में रेगुलर जो कप या फिर जो भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो अलग होंगे। और कुछ आपने स्पेसिफिक एक टी सेट होगा जो जनरली कोई बहुत ख़ास मेहमान घर में आ गया, तो उसके लिए मम्मी-पापा जो हैं वो सँभाल के उसको रखते हैं। अब प्रयोजन उसका दोनों का एक ही है कि भाई चाय पीनी है, मगर एक जो है वो डेली यूज़ में इस्तेमाल हो रहा है और एक टी सेट जो है उसको सँभाल के एकदम गाड़ के रखा गया है, जब कभी कोई कोई पर्टिकुलर किस्म के मेहमान आते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ख़ास हैं, तब निकाला जाता है। अब सपोज़ कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो प्रिज़र्व हो गया एंड बाद में कुछ हज़ार साल बाद जो है, ये दोनों तरीके के जो आपके चाय के जो बर्तन हैं वो मिलते हैं। एक तरफ एक वेल प्रिज़र्व्ड बढ़िया किस्म का पोर्सिलेन का टी सेट मिलता है पूरा और एक वो बर्बाद से जो है आपके कप मिलते हैं जो रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल होते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट पड़ जाएगा दुविधा में कि यार एक ही जैसा शेप है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है मगर मटेरियल अलग-अलग है एंड जो भी प्रयोग अब क्योंकि शेप आइडेंटिकल है और बाकी देखने में भी एक जैसे लग रहा है मगर एक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एक की क्वालिटी एकदम उतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ से फिर जो है कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि अपन क्या माने इसको? ये रेगुलर इस्तेमाल होते थे दोनों या दोनों में से एक ही रेगुलर इस्तेमाल होता था? अगर एक इस्तेमाल होता तो फिर दूसरा जो है इतनी अच्छी क्वालिटी में क्यों बना के रखा था इन लोगों ने? इस तरीके के क्वेश्चंस फिर उठना शुरू हो जाएँगे उस सामने वाले के दिमाग में अगर उसको इस पूरी चीज़ का जो है अंदाज़ा नहीं है। तो ये यहाँ पे जाके जो है प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है और ये समस्या आपको हर जगह आएगी। जहाँ-जहाँ पे खुदाई होगी और जहाँ पे सामान मिलेगा, इस तरीके का आर्कियोलॉजिकल सामान, मटेरियल बेसिस पे क्लासिफाई करने के बाद में जब उसके फंक्शन को डिफाइन करने की बारी आएगी, ये हमेशा का नाटक है, आप फँस जाओगे कि उसको कैसे क्लासिफाई करें। टूल माने, ऑर्नामेंट माने, दोनों माने, फिर उसके बाद में डेली यूज़ का सामान माने या फिर इसका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस माने, रिचुअलिस्टिक यूज़ माने, किस तरीके से क्लासिफाई किया किया जाए ये बहुत मुश्किल काम है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी आपके सामने एविडेंसेस हैं, उस वक़्त की परिस्थिति के हिसाब से अगर आपने कुछ फंक्शन उसको बता भी दिया उसका फंक्शन कुछ डिटरमाइन कर भी दिया, कल को कुछ नए एविडेंसेस निकल कर आ गए, जिसके चलते पता चला आपकी पुरानी थ्योरी जो है ऑल टुगेदर गलत है, तो उसको डिस्कार्ड करके फिर उसको नए तरीके से रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन में राखी गढ़ी का इंस्क्रिप्शन। राखी गढ़ी के इंस्क्रिप्शंस में जो हड्डियां मिली हैं हमें कुछ पर्टिकुलर ग्रेव्स में से, उनकी जो भी डीएनए की एनालिसिस की गई है, उसके बाद में जो पूरी की पूरी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। पढ़ाया ये जाता था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से और कहीं से आए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को उन्होंने दौड़ा-दौड़ा के मारा और इन सबको साउथ की तरफ में पुश कर दिया और नॉर्थ में आके ये लोग बैठ गए। अब थ्योरी ये है कि अगर ये लोग बाहर से आए थे तो इनका जो जीन पूल होगा वो अलग होना चाहिए और जिनको फिर इन्होंने जो यहाँ के नेटिव थे जिनको इन्होंने दौड़ा-दौड़ा के मारा और नीचे साउथ की तरफ में पुश कर दिया, उनका जीन पूल अलग होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपस में फिर कितना भी जो है लोग मिले हों, कितनी भी शादियाँ हुई हों, कितने भी उनके फिर बच्चे हुए हों, मगर जीन पूल में कुछ डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। अगर आर्यन इन्वेजन हुआ होगा तो नॉर्थ के लोगों का कुछ ना कुछ जो डीएनए है वो सेंट्रल एशिया या उस यूरेशियन लोगों के साथ में मिलना चाहिए और साउथ वालों में ये जो पर्टिकुलर जो आपका जीन पूल है ये जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। अब इस तरीके का थॉट प्रोसेस के साथ में राखी गढ़ी में जो हड्डियां मिली हैं उनका इंस्पेक्शन किया गया, उनका पूरा डीएनए वगैरह का एनालिसिस किया गया, पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बेसिस पर अब ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है कि एक जमाने में आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, ये प्रश्न चिन्ह लग गए एंड मोर और लेस काफी लोगों ने इसको आज की तारीख में डिस्कार्ड कर दिया। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपने अपने सामने जो भी एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पर एक फंक्शन या फिर एक पर्टिकुलर तरीके का कैटेगराइजेशन कर दिया। कल को अगर नई डिस्कवरीज या नए एविडेंसेस आपके हाथ लग गए और उसके चलते आपकी पूरी की पूरी थ्योरी अगर डिस्कार्ड करना पड़ गई, तो फिर वो डिस्कार्ड होगी और नए फंक्शंस या नए क्लासिफिकेशन जो है फिर आपको करने पड़ जाएंगे। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है पूरी की पूरी आर्कियोलॉजी का और कोई भरोसा नहीं है कि आपने अगर इसका एक बार आपने इसको पूरा सेटिस्फैक्टरीली कर दिया, तो वो सही ही हो और बाद में जाकर वो चैलेंज ना हो या फिर वो डिस्कार्ड ना हो या फिर वो चेंज ना हो। चले, आगे बढ़ते हैं। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with the present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obvious examples. अब एक तरीका जिसकी मदद से जो भी आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते हैं, उनको जब आप क्लासिफाई करना शुरू करते हो, तो एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि जो भी सामान मिला है और आज की तारीख में उससे मिलता-जुलता जो भी सामान इस्तेमाल में है, दोनों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है। शेप के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर और डिपेंडिंग अपॉन दैट आज का जो सामान है, उसका जो यूज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो एंशिएंट सामान मिला है, इसका क्या प्रयोजन रहा होगा।
सबसे कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं, पॉटरी। अब पॉटरी में जो भी सामान आपको मिला है, जो भी सामान आपको मिला, मटका देखकर समझ में आता है कि इसका इस्तेमाल पानी लाने ले जाने के लिए होता रहा होगा या सामान स्टोर करने के लिए होता होगा। आज की तारीख में भी मटके का वही इस्तेमाल होता है या पॉटरी का मोर और लेस वही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत आसानी से आपने पैरेलल ड्रॉ कर लिया और इसके बेसिस पे फिर आप बता दोगे कि भाई पॉटरी का जो है खाना बनाने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, पानी लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसका क्लासिफिकेशन आसानी से हो गया क्योंकि अपने पास में आज की तारीख में भी इस तरीके की जो पॉटरी है वो इस्तेमाल में है। आज की तारीख में भी अपने पास में एक ऐसी चीज है जिसके साथ में इसके पैरेलल को ड्रॉ किया जा सकता है, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, और आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हालांकि ये बात हर बार जो है अपने लिए इतनी आसान नहीं हो जाती, बट आज की तारीख में भी सबसे पहला जो काम किया जाता है, जो भी सामान आपको मिला है, इसको अपन नाम दे देते हैं एंशिएंट ऑब्जेक्ट। इसको इसके शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पर, इससे मिलता जुलता अगर हमारे पास में आज की तारीख में कोई प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है तो डेली यूज में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अपन ने शॉर्ट में बोल दिया पीयू। इसके साथ में कंपेयर किया जाता है, शेप के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, साइज के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। अगर शेप और साइज आपका जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट है वो आज के प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के साथ में मिल रहा है, तो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का जो यूज है उसके बेसिस पे फिर इस एंशिएंट ऑब्जेक्ट को तौला जाता है और उसके बेसिस पे फिर हम लोग कुछ फंक्शन जो है इसको डिटरमाइन कर देते हैं, फंक्शन जो है बता देते हैं। जैसे मटका आज भी उसी इस्तेमाल, शेप और साइज क्योंकि आपके मोर और लेस वैसे ही है और इसका इस्तेमाल आज भी वही है, तो उसके बेसिस पे हमने बोल दिया उस जमाने में भी इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा होगा। तो ये कुछ ऑब्वियस एग्जाम्पल्स हैं और ये जिससे अपन निष्कर्ष निकालते हैं, और ये सबसे सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसलिए सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, मगर सबसे सिंपल जो तरीका है किसी भी एंशिएंट ऑब्जेक्ट का कोई भी जो फंक्शन डिटरमाइन करना है उसके लिए ये टेक्निक या फिर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave or in a kiln? तो एक चीज और होती है कि आपने फंक्शंस जब डिटरमाइन करने होते हैं, जब आप किसी तरीके का फंक्शन किसी एंशिएंट ऑब्जेक्ट को दे रहे हो, तब ये भी देखा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मिला कहाँ था, किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आपने उसको खोजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से भी हम लोग कई बार सटीक अनुमान लगाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अगर एक लेट्स से कुछ पॉटरी की बात कर लेते हैं, कुछ सामान है पॉटरी का, एक घर आपने खुदाई करते करते आपको एक घर मिल गया, उसको पूरा आपने अच्छे से खोदा, एक्सकैवेट किया, अब कंफर्म हो गया कि वो घर है। अब उसके अंदर जो पॉटरी मिलेगी तो उसके लिए फिर आप ऑब्वियस कंक्लूजन लगा सकते हो कि डे टू डे आपका इस्तेमाल होता है तो उसमें पॉटरी यूज होती होगी। यहां से आसानी से जो आपको समझ में आ गया क्योंकि आपके पास में कंटेक्स्ट है। आप सपोज कर लीजिए कि आपने एक कब्र को खोद लिया है, एक कब्र जो है उसको खोज लिया, खोदते खोदते उस कब्र को खोला, उसके अंदर से हड्डियां मिली और हड्डियों के साथ में लगभग लगभग वैसी ही पॉटरी आपको उस कब्र में भी देखने को मिल गई जैसी पॉटरी घर में देखने को मिली थी। अब जाहिर सी बात है जो आदमी कब्र में लेटा हुआ है वो तो इन सामानों का इस्तेमाल करता नहीं होगा। फिर यहां से क्वेश्चन उठेगा कि यार इसको जब दफनाया होगा तो इसके साथ में वही पॉटरी क्यों रख दी जो सामान्य तौर पर घर में इस्तेमाल होती है। तो यहां से फिर अपने को एक और बात समझ में आएगी कि हो सकता है शायद इनका ये ख्याल हो कि ये दूसरी दुनिया में इसको इन सामानों की जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने उसके साथ में ये सामान भी रख दिया। यहां से फिर अपन ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि यार ये लोग भी जो थे ये आपका लाइफ आफ्टर डेथ में भरोसा करते थे, ये मानते थे कि मरने के बाद में भी कोई जीवन होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसके साथ में ये सामान क्यों रखते हैं। इसी तरह से अगर लेट से वहां पर आपको एक मिरर मिल गया है, कॉपर का अगर एक मिरर मिल गया है तो उससे भी बात समझ में आएगी कि मुर्दा तो अपनी शक्ल देखेगा नहीं, उसके साथ में मिरर दफनाने का क्या सेंस बनता है। लॉजिक वही बनता है कि यहां से अपन ने पकड़ लिया कि यार ये रखने का लॉजिक ये है कि मरने के बाद में जो भी दूसरी दुनिया होती होगी जिसमें हड़प्पा वालों का भरोसा था, उसमें उसको अपनी शक्ल देखने की देश की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने उसको काट दिया। तो इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग जगहों पर आपको मिले तो उसके कंटेक्स्ट बदल जाते हैं और उसके बेसिस पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती है। एक जगह पर जो बर्तन घर में मिले हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि भाई इसका खाने बनाने में इस्तेमाल होता था। वही बर्तन जब आपको एक कब्र में मिलते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि ये लोग जो थे मरने के बाद भी एक जिंदगी, एक दुनिया होती है, इसमें विश्वास किया करते थे आफ्टर लाइफ में। अब वही सामान आपको अगर एक लेट से एक किल्न में मिल जाता है, किल्न का मतलब होता है भट्टी जहां पर इन सबको बनाया जाता है। अब वहां पर 100, 200, 300, 400 टनों के हिसाब से जो है वहां पे वो पॉटरी पड़ी हुई है। इससे फिर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यार ये अपने आप में एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। कुछ लोग जो थे वो पॉटरी बनाने में स्पेशलाइजेशन करते थे और ये लोग फिर पॉटरी बना लिया करते थे और यही लोग फिर जो है बेचा करते होंगे बाकी लोगों को। मतलब सब लोग अपने घरों में बैठ के बर्तन नहीं बनाते थे जैसा आज भी होता है, कुछ लोग ये काम स्पेसिफिकली किया करते थे और वही लोग फिर सबके लिए बनाया करते थे और वो इनको बेच दिया करते थे। अगर इस तरीके की कोई किल्न या फिर इस तरीके की कोई अगर भट्टी आपके हाथ लग गई खुदाई करते करते और वहां पे बड़ी मात्रा में इस तरीके की पॉटरी मिल गई तो फिर वहां पर भी कंटेक्स्ट बदल जाएगा। तो एक और चीज जिसकी मदद से, जिसके बेसिस पर आप अपने निष्कर्ष ज्यादा सटीक तरह से लगा सकते हो, ज्यादा बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, वो ये है कि जो सामान आपको मिला है उसका कंटेक्स्ट क्या था, वो किस जगह पर आपको मिला है। घर में मिला है तो कंटेक्स्ट बदल जाएगा, वही सामान एक कब्र में मिला है तो कंटेक्स्ट बदल जाएगा, वही सामान एक भट्टी पे मिला है तो कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और वही सामान अगर ड्रेन में पड़ा हुआ है तो फिर उसका कंटेक्स्ट जो है ऑल टुगेदर बदल जाएगा। जैसे एक टूटा हुआ मटका आपको ड्रेन में पड़ा हुआ मिल गया, इससे ये समझ में आएगा कि भाई इस्तेमाल हो गया था, किसी काम का नहीं था तो फेंक दिया। यहां से फिर अब ये ड्रेन में क्यों फेंका, तो उसका मतलब ये
क्योंकि अगर ड्रेन में इस तरीके का सामान फेंका है, कल को अगर वो चोक हो गया तो पूरा पानी उसमें से बहना बंद हो जाएगा, बदबू आएगी। मगर उसके बाद भी अगर ड्रेन में आपको लगातार इस तरीके से कई जगहों पे टूटे-फूटे मटके देखने को मिल रहे हैं, इससे फिर ये समझ में आएगा कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, सब कुछ बहा के ले जाया करता होगा। इसमें चोकिंग-वोकिंग नहीं होती रहा रहा करती होगी। तो यहाँ से फिर अपने को ये क्लियर होगा कि इन्होंने यार बड़े एफिशिएंट किस्म के ड्रेन्स बनाए थे। अब वही टूटा हुआ मटका आपको 4 अलग-अलग जगहों ये वही जो मटका है, 4 अलग-अलग जगहों पे 4 अलग-अलग बातें बता रहा है। घर में मिल गया खाने खाने बनाने में इस्तेमाल होने वाला लॉजिक है जो बड़ा ऑब्वियस था। कब्र में मिल गया, उसने आपको ये बता दिया कि लाइफ आफ्टर डेथ में भरोसा करते हैं। वही भट्टे पे मिल गया, उससे ये समझ में आ गया कि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री हुआ करती थी और काफी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती थी। और वही चीज अगर ड्रेन में पड़ी हुई कई जगहों पे मिल गई अलग-अलग, तो इससे ये समझ में आता है कि ड्रेनेज का सिस्टम जो था वो बड़ा एफिशिएंट था, वो कभी चोक नहीं होता था और इस तरीके के टूटे-फूटे ऑब्जेक्ट्स को बहा के साथ में ले जाया करता था। तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग-अलग जगहों पर जिन कॉन्टेक्स्ट में मिला है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट आपने अच्छे से पकड़ लिया, वो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी दे देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फंक्शन की, और उसकी मदद से फिर आप दूसरे जो फंक्शंस हैं, उनको भी उनके बारे में भी आप एक सटीक अनुमान लगा सकते हो, उसके बारे में भी आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग या कंक्लूजन डेवलप कर सकते हो। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence. For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including depiction and sculpture. तो ये तो हो गई डायरेक्ट एविडेंसेस की बात कि आपकी आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से चीज देखने को मिल रही है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके बेसिस पे आपने कुछ निष्कर्ष निकाले। अब कई बार आपको इनडायरेक्ट एविडेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उनकी मदद से भी कई बार आपको कंक्लूजन्स लगाने पड़ते हैं, निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। कैसे? हड़प्पा वालों के अलग-अलग जगहों पे आपके ये एविडेंस तो है कि यहाँ पे कॉटन उगाया भी जाता था और कॉटन इस्तेमाल भी होता था। थोड़े बहुत ट्रेसेस जो है कॉटन के मिले हैं। मगर कॉटन क्योंकि आपका बहुत आसानी से खराब हो जाता है, तो 5000 साल पहले जो कॉटन और कॉटन से बना हुआ सामान ये लोग इस्तेमाल करते थे, 5000 साल वो सर्वाइव नहीं कर पाया और आपके पास में बने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े, ऊन का सामान, इस तरीके की चीजें मिली नहीं, क्योंकि 5000 साल के इतिहास में वो सारा का सारा सामान कीड़े खा गए या उसको दीमक लग गई, वो बर्बाद हो गया। वो पेरिशेबल मटेरियल था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। मगर ऑब्वियस सी बात है, हड़प्पा वाले बिना कपड़ों के तो घूमते नहीं रहे होंगे। एविडेंस अपने पास में है कि यार ये कॉटन उगाया करते थे। अब सवाल ये उठेगा कि ये कपड़े किस तरह से बनाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो अब क्या करें? इस तरीके के अब ये जो सवाल है इसका जवाब देने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये मूर्ति देखने को मिल रही है। अब इस मूर्ति में इसने अपने ऊपर एक शॉल लपेट रखा है या फिर एक कपड़ा लपेट रखा है, जो शॉल की तरह देखने में दिख रहा है। इसके ऊपर फूल वगैरह जो है उसकी आकृति भी बनी हुई है। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हड़प्पा वाले जो कपड़े पहना करते थे वो किस तरह से पहनते थे। ये शॉल जो है इसने एक कंधे के ऊपर से डाल रखा है, दूसरे कंधे के नीचे से जाते हुए इस तरीके से कपड़े, कम से कम पुरुष जो है इस तरीके से कपड़े पहना करते थे। अब सिर्फ कपड़े बनाते थे कॉटन के और पहनते थे ऐसा भी नहीं है, बाकायदा इनका अपना एक फैशन का भी सेंस था। ये लोग उसके ऊपर फूल पत्ते की आकृति बनाया करते थे और ये फूलों की आकृति भी जो है बड़ी अच्छे से बनाई जाती थी। ये इस पर्टिकुलर मूर्ति से अपने को समझ में आ रहा है। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब अपने पास में कपड़े नहीं है उनके, हड़प्पा वालों के बनाए हुए कपड़े अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये पता है कि कॉटन उगाया जाता था और कॉटन उगाया जाता था तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे उसके लिए अपने पास में कपड़े हाथ में है नहीं। तो यहाँ पर ये मूर्ति और इसके ऊपर जो कपड़ों की आकृति उकेरी गई है, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस का काम करता है, ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि भाई हड़प्पा वाले इस तरह से कपड़े पहना करते थे और मोर और लेस इनके जो कपड़े थे इस तरीके के हुआ करते थे। अब यहाँ से दो बातें समझ में आ गई कि एक कंधे के ऊपर से ये शॉल डाल के नीचे की तरफ में ऐसे कुछ ये इस तरीके की डिजाइन के कपड़े पहना करते थे और सिंपल नहीं पहनते थे, उसके ऊपर बकायदा फूल पत्तियों की आकृतियां बनाया करते थे। मतलब भाई लोगों का फैशन सेंस जो था वो भी अच्छा खासा उस टाइम पीरियड के हिसाब से इवॉल्व था। तो बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरीके की इनडायरेक्ट एविडेंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है अपने निष्कर्ष बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंसेस आपके पास में मौजूद नहीं है। हालांकि आपके पास में इस तरीके के ट्रेसेस हैं जो इशारा कर रहे हैं कुछ चीजों की तरफ में, मगर कंक्लूसिव एक एविडेंस कह सकते हैं, कंक्लूसिव एक निष्कर्ष बनाने के लिए एविडेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इनडायरेक्ट एविडेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have to develop frames of references. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. तो कई बार अब सिर्फ सामान मिल गया, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एविडेंसेस हैं उनकी मदद से आपने एक फंक्शन उनको बता दिया, इतने भर से काम नहीं चलता। अब अगला चैलेंज ये आ जाता है कि ये सामान कितना पुराना है, आप कैसे बताओगे? 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, कैसे बताओगे? यहां पर इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल मैं आपको मैथ्स के एक छोटे से
उस एग्जांपल से समझाता हूँ। 10th तक तो मैथ्स सब नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन लोग इस तरीके से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते थे। एक्स एक्सिस के ऊपर भी अपने अलग अलग पॉइंट्स होते थे, वाई एक्सिस के ऊपर भी अपने अलग अलग पॉइंट होते थे। अब इसका फायदा ये होता था कि अगर ये अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाए, तो उसकी पोजीशन आप बता सकते थे कि जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, इसकी मदद से आपने ये बता दिया कि साहब ये इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन क्या है। ये एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मैथ्स में, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज की पोजीशन बता सकते हो पॉइंट की। लगभग इसी तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन डेवलप करते हैं आर्कियोलॉजी में भी, एंशियंट किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम वगैरह बता, उसकी एज बताने के लिए कि ये किस टाइम पीरियड में बिलोंग करता था और ये कितना पुराना है। अब वो कैसे होता था वो हम लोग देखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है वो आधार, वो कंपेयर करने का तरीका जिसकी मदद से आप ये निष्कर्ष निकालो कि ये सामान कितना पुराना है। जैसे यहां पर आपके पास में एक आधार है कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का यहां से इतना डिस्टेंस है, यहां से इतना डिस्टेंस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वो हो गया, और उससे आपने उसकी जो भी पोजीशन है पता कर ली। तो एक आधार है, एक फ्रेम है आपके पास में, एक रेफरेंस है, उसके बेसिस पे आपने इसकी पोजीशन पता कर रखी है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो आपका यहां पर एक फ्रेम या फिर एक आधार होना चाहिए, आपके पास में कंपेयर करने के लिए एक सटीक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके बारे में आपको अंदाजा हो। उसके साथ में फिर आप इसको कंपेयर करके इसका भी जो आपका टाइम रहा होगा, कितने टाइम पीरियड में ये था और कितने हजार साल ये पुराना है, उसका अंदाजा आप लगाते हो। कैसे? उसको समझते हैं। जैसे कि हड़प्पा की सील जब हमको मिलना शुरू हुई थी, तो हमने देखा था कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्योंकि पता ही नहीं था ये कितनी पुरानी है, तो वो इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रखने की कोशिश कर रहा था और किसी तरीके से बौद्धों के साथ में इसको जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। मगर वो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का बुद्धिस्ट साइन देखने को नहीं मिलता था। वक्त के साथ में जब अल्टीमेटली हमको ये पता चला कि यार ये जो हड़प्पा की सील्स हैं, ये जिन लेयर्स में मिल रही हैं, वो लेयर्स 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बहुत पहले की हैं। 6ठी शताब्दी बिफोर कॉमन एरा की अगर आप लेयर देखना चाहो, अगर वो लेयर यहां कहीं पर आ जाती है, ये आपका ऊपर का ग्राउंड है, वहां से खुदाई करना शुरू करोगे तो ये जो लेवल है, लेट से आपका एक्स एच हाइट तक खोदने के बाद में जो लेयर आ जाती है वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की है। अब आपने जब कंक्लूड कर लिया कि यार उसके बहुत नीचे, बहुत ज्यादा गहराई तक खोदने के बाद में, कैपिटल एच तक खोदने के बाद में जो लेयर आ रही है उसमें हड़प्पा की सील्स मिलती हैं, मतलब ये कि जो आपकी अभी तक की कोशिश थी कि ये सील्स को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में घुसा दो आप, ये गलत था, ये पता चल गया। तो यहां से एक रेफरेंस आपको मिल गया कि यार ये जो लेयर है, ये इस पर्टिकुलर लेयर क्योंकि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से बहुत नीचे की लेयर है, इसका मतलब ये सील्स जो हैं बौद्धों से बहुत पहले की हैं, ये बहुत उसके बहुत पहले की बनाई हुई सील्स हैं, ये इस टाइम पीरियड में फिट नहीं बैठती। अब आपको एक रेफरेंस पता चल गया। इसी तरीके की सील्स अब जब मेसोपोटामिया में मिल गई, या फिर इस तरीके की सील्स उस जमाने में मेसोपोटामिया में भी मिल रही थी, मगर तब इनका कोई सेंस नहीं बन रहा था। अब वही सील आपको हिंदुस्तान में मिल गई और कंक्लूड हो गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत पहले की है, ये उसके बहुत आप कह सकते हैं उसके पहले का कोई कालखंड है उसकी रही होंगी। मेसोपोटामिया में भी वही सील्स मिल गई। अब मेसोपोटामिया के बारे में कंफर्म पता है कि भाई ये सिविलाइजेशन जो है कम से कम 5000 साल पुरानी है, या फिर 3000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी। क्योंकि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन 3000 बिफोर कॉमन एरा में शुरू में हुआ करती थी, इसके आप कह सकते हैं कंक्रीट एविडेंसेस हैं, यानी कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और वहां पे मिल गई हड़प्पा की सीलें, और भारत में भी हड़प्पा की सील आपको भर भर के मिल रही हैं, और ये कंक्लूड हो गया, समझ में आ गया कि जिस लेयर में मिल रही हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत पहले की कहानी है। दोनों जगहों पे सील्स मिल गई, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया, तो इससे आपने जो है निष्कर्ष निकाल लिया कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन कम से कम 5000 साल पुरानी है। अब जो नए एविडेंसेस निकल कर आ रहे हैं उसके बेसिस पे 7 साढ़े 7000 साल पहले तक में उसको रखा जा रहा है, बट वहां पे उस टाइम पीरियड में क्लियर हो गया 1924 में कि ये कुछ नहीं तो झक मार के 5 साढ़े 5000 साल पीछे जो है भारत का इतिहास जाता है। तो इस तरीके से अब क्योंकि आपके पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये जो लेयर्स की स्टडी होती है उसका, अब आपको पता है कि जो लेयर जितनी गहराई में मिलेगी, या जितनी गहराई पे खोदने में आपको जो सामान मिल रहा है वो उतना ही पुराना है, तो उससे आपने एक जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर लिया। दूसरा, मेसोपोटामिया के बारे में आपको पता था कि भाई ये सिविलाइजेशन 5000 बिफोर कॉमन एरा में जाती है, ये 5000 साल पहले जो है शुरू हुई थी, या ये सिविलाइजेशन 5000 साल पहले हुआ करती थी। अब उसी जगह पर जो है आपको कुछ सील्स वगैरह मिल गई हड़प्पा वालों की, तो इससे भी क्लियर हो गया कि ये दोनों जो आपकी सिविलाइजेशन थी वो समकालीन थी। ये दोनों सिविलाइजेशन अगर समकालीन थी तो हड़प्पा वाले भी कम से कम 5000 साल पुराने तो होंगे ही होंगे। तो ये जो है अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक के बारे में आपको अंदाजा है, तो और दूसरे के साथ में अगर वो किसी तरीके से कोरिलेट कर जाए, किसी तरीके से अगर उसका कुछ रिश्ता निकल आए, तो दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा, दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ अनुमान जो है लगाया जा सकता है। तो इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस डेवलप करने से भी जो है हमको किसी सामान को समझने में, जो भी आर्टिफैक्ट मिला है उसके प्रयोजन को समझने में, उसके कालखंड को डिटरमाइन करने में कि वो कितना पुराना था, और वो ड्यूरेशन की कब से कब के बीच में वो इस्तेमाल हुआ होगा, उसका अंदाजा, उसका अजम्पशन लगाने में, उसका कंक्लूजन बनाने में बड़ी हमको आसानी मिलती है। चले तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसी बात को और ज्यादा डिटेल में जो है हम लोग अब स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में। देखते हैं सर।